हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 लक्ष्मीकांत का, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे फेडरल सिस्टम की। ठीक है। तो मुझे सबसे पहले आप लोग की एक बात बताओ। मैं प्रीवियस चैप्टर में इस टर्म को हाईलाइट कर चुका हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फेडरेशन, फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म? क्या होता है ये? सिंपली इट मीन्स डिवीजन ऑफ पावर। हाँ, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जरा मुझे ये बताओ श्रेया, ये फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है ही क्यों? ये प्रिंसिपल होता ही क्यों है? हाँ, हम जो है एक अपने देश को, अपने देश में किसी भी प्रकार का जो सिस्टम चल रहा हो उसको एक कॉमन फॉर्म दे सके, राइट? एक कॉमन रूप से जान सके। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर यूनियन लेवल पर है तो वो स्टेट लेवल पर भी होना चाहिए, राइट? अगर हम फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट ना करें अनन्या, तो इससे क्या हो सकता है? क्यों शाइनी, क्या हो सकता है अगर हम फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट ना करें तो? ठीक है, एक पॉइंट एक्सेप्टेड। डिक्टेटरशिप इनवाइट हो सकती है। ओके, वेल सेड। और क्या? हाँ, सेंट्रल लेवल पे अगर एक सरकार होगी तो वो सारे स्टेट्स की नीड्स को, उनकी क्या उनको चाहिए, पैसा, पैसे की टर्म्स में, पावर की टर्म्स में वो नहीं समझ सकती। श्रेया, इसका इम्पैक्ट राज्यों के ऊपर क्या निकलेगा? राज्यों की व्यवस्था के ऊपर क्या निकलेगा? यहां पर कौन सी टेंडेंसी स्टार्ट हो जाएगी? सेसेशनिस्ट। सेसेशनिस्ट टेंडेंसी जरा हम सबको समझाओ श्रेया, क्या मतलब होता है इसका? आसान शब्दों में बताना। कोशिश करो, कोई बात नहीं, गलत होगी तो मैं साथ दूंगा। हाँ, ठीक है, ठीक बोल रहे हो। कोई कोई आसान शब्दों में समझा सकता है सेसेशनिस्ट टेंडेंसी क्या होती है? शैनी, कैन यू ट्राई? एक सेकंड मयूर, एक सेकंड मयूर, आपके बारे सुनता हूँ मैं। क्या कह रहे हो शैनी? कोई रीजन? अलग होना, अलग कैसे होना चाह रहे हो? अलग अलग होकर क्या करना चाह रहे हो? सेपरेट किसने बोला ये? अच्छा, ओ ईशा जी, कैसे हैं आप? सेपरेट कंट्री बना रहे हो, ठीक है? या फिर शिरा क्या बोल रहे थे मयूर? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। देखो, अनन्या, क्या होता है इसके अंदर? ये लोग सब क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं, कुछ लोग इस देश की व्यवस्था के ऊपर यकीन नहीं करते। ठीक है। अब वो लोग कहाँ रह रहे हैं? किसी न किसी राज्य में तो रह ही रहे ना। अनन्या, यू आर फ्रॉम हरियाणा, ठीक है? आई एम फ्रॉम दिल्ली एमपी, शेयर्स फ्रॉम पंजाब, शाइनीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अगर हमारी राज्य को यह फील करवाया जाए श्रेया कि जो केंद्र सरकार है वो पैसा नहीं देती, डेवलपमेंट नहीं देती, वो स्कीम पूरे देश में चल रही है सिर्फ हमारे राज्य को छोड़कर, हमारे राज्य के लोग बागी नहीं होंगे? बगावत नहीं करेंगे क्या? रेबिलियस नेचर के नहीं हो जाएंगे क्या? होगा ना ऐसा। हमें फिर उसके बाद आने ना क्या लगेगा, हमारे देश में आशिमा जो डेमोक्रेसी की जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, वो चरमरा गई है। वो भेदभाव करती है ना? अब भेदभाव करती है डेमोक्रेसी की व्यवस्था, यानी क्या? केंद्र सरकार भेदभाव करती है। तो उसके लिए, अपने अधिकारों को मांगने के लिए,
हम हथियार उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? हथियार उठा सकते हैं, लेकिन एक डिमांड ये करेंगे ना कि सेपरेट स्टेट बना दो या सेपरेट कंट्री बना दो। लेकिन जब हम बात करते हैं सेसेशनिज्म की, तो श्रेयस का मतलब क्या होता है? सेपरेट स्टेट बनाना कि कंट्री की डिमांड? कंट्री की डिमांड। स्टेट की डिमांड सेसेशनिस्ट नहीं होती। एक बार बताओ, विशाल आंध्र मूवमेंट को आप सेसेशनिस्ट मूवमेंट कहोगे? नहीं ना। अभी जैसे विदर्भ रीजन अलग होना चाह रहा है महाराष्ट्र से, पता होगा आपको ये, है ना? हरित प्रदेश उत्तर प्रदेश से, आप इसको क्या कहोगे? ये सेसेशन मूवमेंट कहोगे? नहीं ना। लेकिन अगर मैं दो टर्म्स आपके सामने बोल दूं, खालिस्तान एंड ग्रेटर नागालैंड की जो डिमांड जो 1980s के दशक में चली थी, और ग्रेटर नागालैंड की डिमांड आज भी बरकरार है, ये क्या सेपरेट स्टेट बनाना चाह रहे हैं खालिस्तान ग्रेटर नागालैंड के नाम से, या फिर सेपरेट कंट्री? कंट्री। तो ये जो मूवमेंट होती है कैसी नेचर की मूवमेंट हो जाती है? रेबेलियस नेचर की। इसकी वजह से इसकी वजह से हमारे देश की हमारे देश की कौन सी जो टर्म है या टर्मिनोलॉजी जो है वो बिगड़ सकती है? इंडिया इज रिगार्डेड एज डैश ऑफ स्टेट्स। क्या? यूनियन। ये यूनियन वर्ड जो है ना शैनी? क्या कह रहे हो शैनी? हाँ, ये यूनियन जो वर्ड है ये चरमरा सकता है। अनन्या, गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? प्राची, ठीक है। ये यूनियन जो है ना, हमने सारे स्टेट्स को बांध कर रखा हुआ है, ये जो है चरमरा सकता है। अच्छा, मुझे क्या बताओ अनन्या, अगर कोई राज्य हमारे साथ नहीं रहना चाहता, अगर इतनी बगावत हो ही रही है, दंगा फसाद हो रहा है, जान माल की हानि हो रही है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, दंगे हो रहे हैं हिंदू सरदारों के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में, कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में, तो बेटर ये नहीं है क्या कि फिर उस राज्य को अलग कर देना चाहिए और सेपरेट कंट्री बना देनी चाहिए, ताकि बाकी पूरे देश में तो कम से कम शांति व्यवस्था छाए? है कि नहीं? क्यों? हम लोग एक परिवार का हिस्सा है, ठीक है? हम लोग एक परिवार का हिस्सा है, और तुम्हें नहीं रहना, तुम रोज कलेश करती हो, तो बेटर ये है ना, तुम्हें बोरिया बिस्तर निकालकर पैसे देकर प्रॉपर्टी अलग करके तुम्हें रफा दफा कर दिया जाए, निकलो यहां से, घर में तो शांति रहे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनफैक्ट आर्टिकल क्या कहता है, या पार्ट 1 की अगर आप बात करो, आर्टिकल 1 to 4 क्या कहते हैं? इंडिया इज रिगार्डेड एज यूनियन ऑफ स्टेट। हम लोग किसी भी अन्य टेरिटरी को क्या कर सकते हैं? शामिल तो कर सकते हैं, लेकिन टूटकर सेपरेट स्टेट तक बना सकते हैं, लेकिन सेपरेट कंट्री नहीं बनवा सकते। मतलब अलाउ नहीं करेंगे, बनवा सकते नहीं है का मतलब नहीं है, अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा एक जो आइडेंटिटी है, क्या, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, वो चरमरा जाएगी, वो बिखर जाएगी। लेटेस्ट स्टेट, लेटेस्ट टेरिटरी टू ज्वाइन इंडिया एज स्टेट, टेल मी द नेम ऑफ दैट स्टेट। सिक्किम। साल बताओ। 1975, 1975। रूलर बताओ, किसने अप्रोच करा था भारत को? चोग्याल। यानी कि सिक्किम क्या थी एक पहले? कंट्री। उसको किसका डर था, कौन कब्जा कर लेगा उसके ऊपर? चाइना। तो हमने क्या करा सिक्किम के साथ? दूध के ग्लास जो भरा हुआ था, हम और राज्य नहीं बना सकते थे, लेकिन हमने एक प्रकार से सिक्किम को लेकर दूध के ग्लास में उसका बर्डन ना बढ़ाते हुए और दूध ना पोर करते हुए एक चीनी की तरह काम करा कि चीनी घोलती। याद है कहानी? 1975। सिक्किम तो जानते होगे, सुना होगा वैसे इन्होंने, मतलब मैं जनरल पूछ रहा हूं, सिक्किम तो वर्ड जानते ही होगे। 1975। एक नॉन यूपीएससी दोस्त मेरा मुझसे पूछ रहा शायद एक दिन, कह रहा सिक्किम कंट्री नहीं है? अंडोमान निकोबार आइलैंड जाने के लिए लोगों को लगता है सेपरेट कंट्री या कोई और लोकेशन है किसी और कंट्री की, शायद से वीजा पासपोर्ट लगता होगा। श्रेया, इट इज जस्ट लाइक यूपीएससी की फुल फॉर्म अगर नॉन यूपीएससी वाले से पूछो तो वो क्या कहेगा?
उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। अनन्या, हमारे देश में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? हाँ, क्वेश्चन, कितने सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में? बताओ इसको। एक है? अरे यार, अनफॉर्चुनेटली एक ही है। मन तो नहीं है श्रेया मानने का, लेकिन चलो आप कह रहे हो तो मान लेता हूं मैं। एक ही है। अच्छा, अब अच्छा, देश में कुछ और व्यवस्था चल रही है। तुम्हें तो बेटा मैं बताता हूँ। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, दे हैव क्लासिफाइड गवर्नमेंट्स इनटू टू टाइप्स। एक सरकार होती है वो यूनिटरी, और एक होती है फेडरल। तो सबसे पहले मुझे आप में से कोई जरा डिफरेंस बताए, समझाए कि यूनिटरी सरकारें कौन सी होती हैं और फेडरल सरकार कौन सी होती है। यूनिटरी के अंदर क्या होता है? पावर इज कंसोलिडेटेड ओनली इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और फेडरल में देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट, जैसा कि मैंने यहां पर ये बना रखा है। सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में पावर डिवीजन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द रिलेशन बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ क्या है? नेशनल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट, जिसको आप स्टेट गवर्नमेंट कहते हो आम भाषा में, इसको नेशनल गवर्नमेंट को आप क्या कहते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे बीच में क्या है? ये जो कह रहा है नेचर ऑफ रिलेशन, नेचर ऑफ रिलेशन कैसा है? देयर इज डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ विच काइंड ऑफ पावर? हर तरह की, हर तरह की। चलो लेजिस्लेचर से स्टार्ट करते हैं। लॉ मेकिंग बॉडी सेंटर पे या स्टेट दोनों में है। एग्जीक्यूटिव सरकार सेंटर स्टेट दोनों में है। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हर जगह है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हालांकि है क्या, लेकिन वो है, मतलब एक झलक देखने को मिलती है। अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, ध्यान से जवाब देना। फाइनेंशियल पावर, पैसा जो केंद्र सरकार कमा रही है, क्या उसके लिए ये अनिवार्य है, नेसेसरी है, एब्सोल्यूट नेसेसरी कंडीशन है कि वो बांटे अपना पैसा राज्य की सरकारों के साथ? यस, यस। कौन सी बॉडी इंश्योर करवाती है? शाबाश। कितने साल में इसका एक बार गठन होता है? 5 साल में एक बार। अभी कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है शैनी? अरे क्या हो गया शैनी? 15। बेटा प्रिलिम्स आ रहे हैं, शाइनी तुम नहीं चाहती, तुम लोग निकालो प्रिलिम्स। तो बाय डेफिनेशन, अच्छा पहले मुझे बताओ, ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया? ये कंटेक्स्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट था, बना इसका, वरना चैप्टर आगे समझ नहीं पाओगे आप लोग। अनन्या समझ में आया सबको? ठकुराइन, ईशा, ठीक है, आगे बढ़ू। श्रेया कोई दिक्कत तो नहीं? मयूर, ठीक है। आशमा क्लियर है ना? ये इतनी बात तो आप जानते ही हो, तुम तो 3 साल से पढ़ रहे हो यार, है ना, जानते ही हो ना ये तो बाय डेफिनेशन a unitary government is one in which all the powers are vested in the national government and the regional governments। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट कौन सी? यूनिटरी के लिए मैंने ग्रीन कलर लिया था ना, तो उसको ग्रीन ही लेकर चलता हूँ। यूनिटरी गवर्नमेंट एक वो गवर्नमेंट होती है जहां पर जो सारी पावर होती है ना, ये नेशनल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। अगर रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती भी हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स if at all they exist they derive their authority from the national government। हर चीज की परमिशन, हर चीज के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं, भीख मांगनी पड़ती है ऐसे देशों में स्टेट की सरकारों को नेशनल सरकार के सामने, नेशनल गवर्नमेंट के सामने। देखिए, वहीं पर एक अच्छी व्यवस्था वाली जो सरकार है वो होती है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जहां पर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड बोथ ऑपरेट इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस इंडिपेंडेंटली। रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस का क्या मतलब होता है? इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ
पावर फंक्शनिंग। जुरिस्डिक्शन का वैसे मतलब होता है योर रेंज ऑफ पावर। रेंज ऑफ पावर, कितने दायरे के अंदर आप अपनी पावर एंड फंक्शंस को एंजॉय कर सकते हो। एक हद तक वो सीमा अगर लांघी आपने, वो बाउंड्रीज अगर क्रॉस करी, तो कोर्ट विल इंटरवीन, विल हैव टू इंटरवीन एंड डिक्लेयर दैट एक्ट एज नल एंड वॉइड, या फिर अदरवाइज नल एंड वॉइड ना भी कर रहा है तो विल स्टॉप यू। ओके, खैर वो बात की बात है, वो हायर लेवल की बात है, उसको छोड़ो। पहले ये समझो कि फेडरल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज वन। फेडरल गवर्नमेंट कैसी होती है, जहां पर पावर जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में संविधान के द्वारा, एंड बोथ ऑपरेट इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन इंडिपेंडेंटली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमें किसी भी देश के ऊपर कमेंट करना है, एक कमेंटबाजी करनी है, टिप्पणी करनी है कि ये यूनिटरी देश है, ये फेडरल देश है, इधर की सरकार यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उस फलाने फलाने देश की सरकार फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये पता कैसे चलेगा मुझे? वेरी गुड। ये बेसिक सी चीज याद रखना, उस कंट्री के संविधान से मुझे पता लगेगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत क्या है श्रेया? फेडरल है कि यूनिटरी है? अच्छा हमारा संविधान, चलो लिखा नहीं भी हुआ, चलो आप ये कह रहे हो, मान लिया आपकी बात। पढ़ने से कैसा लगता है, पहले मुझे ये बताओ कि कैसा है? फेडरल है कि यूनिटरी है? नहीं, फेडरल नहीं है। फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, ये तो आप डिफाइन कर रहे हो। क्वासी फेडरल है, उस पर स्टिक रहो ना। फेडरल पे क्यों चले गए थे फिर? पहले सही बोला था आपने, क्वासी फेडरल। ठीक है, और जो क्वासी फेडरल है उसकी डेफिनेशन श्रेया ने अभी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दी। श्रेया बताओ क्या बोला आपने? इंडियन फेडरेशन विद यूनिटरी बाइस। अभी इस चीज को समझाऊंगा मैं, टिपिकल सी लाइन क्या है इंडियन फेडरेशन विद यूनिटरी बाइस। इतना याद रखना, हमारा देश जो है ठकुराइन, वो ना ही पूरी तरीके से, मतलब हमारा संविधान जो है हमारे देश की आइडेंटिटी, अपने देश की छवि कैसे प्रेजेंट करता है, वो कहता है ईशा, ना ही ये कंप्लीटली फेडरल है, ना ही ये कंप्लीटली यूनिटरी है। हम लोग मिडल बात अपनाते हैं हर एक चीज में। हम लोग क्या है? क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है, मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं जरा, और जो श्रेया ने लाइन कही इसी के साथ इसमें ये भी इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी कि इंडियन फेडरेशन विद यूनिटरी बाइस, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहती थी श्रेया, अभी समझाता हूं। देखो, हमारे देश में वैसे तो आमतौर पर कौन सा सिस्टम चलता है? आमतौर पर छवि कैसी हमारे देश की? नहीं नहीं, इनमें से बताओ, मतलब ये फेडरल या यूनिटरी में से? फेडरल है, आमतौर पर छवि तो ऐसी रहती है ना, 365 दिन यही छवि है हमारे देश की। कभी कभार कुछ, ध्यान से देखना मैं क्या टर्म्स यूज कर रहा हूं, कभी कभार कुछ एक्सीजेंसीज, कुछ इमरजेंसीज, कुछ अनफोरसीन सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस, ये अनिवार्य बना देते हैं, ये वारंट कर देते हैं कि पावर जो अभी तक डिवाइड होकर चल रही है सेंटर और स्टेट के बीच में, इन टर्म्स ऑफ डिवीजन, इस फेडरेशन को हमें रोकना पड़ेगा, हमें स्टॉप करना पड़ेगा। और उस टाइम पर कुछ कुछ सिचुएशन के अंदर एक प्रकार का टाइम बॉम्ब होता है।
जहां पर डिसीजन जो हैं वो क्विकली लिए जाने चाहिए, अदरवाइज सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। सवाल ये उठता है कि सर जी, ये टाइम बॉम्ब वाली सिचुएशंस कौन सी होती हैं? देश में जब आपातकालीन लगती है, अंग्रेजी में जिसको आप जानते हो इमरजेंसीज, किसी भी प्रकार की हो सकती है वो। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 एंड 365, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। मैंने बस एक सिचुएशन आपको बताई है। चलो एक सिचुएशन अगर जाननी है टाइम बॉम्ब की और जान लो। किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो गया, उस टाइम पर यह सिचुएशन ऐसी है कि अगर अगर केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर राज्य की सरकारों के साथ आपसी समझौता, आपसी सहमति के साथ एक टेबल पर बैठकर वार्तालाप करना चाहेगी ना, उतनी देर में तो सिचुएशन हाथ से निकल जानी है। दिक्कत सिर्फ बात यहां पर बैठकर करने की नहीं है, बात यहां पर यह है 28 राज्यों को बिठाना, उनमें से सेंट्रल लेवल पर एबीसी सरकार होना और स्टेट पर XYZ सरकार होना। यानी कि कहना मैं ये चाह रहा हूं, यहां पर कोई और पार्टी और यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज, वो तो ये चाहेंगे भाड़ में गया देश, सेंट्रल गवर्नमेंट की छवि खराब हो जानी चाहिए। और इस इमरजेंसी टाइम पर, इस इमरजेंसी, मैं इसकी इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर जो मैंने इमरजेंसी लिखा है इसका मतलब मैं आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, 365, 360 नहीं कहना चाहता था। मैं जो जनरल इमरजेंसीज होती हैं आपकी लाइफ में, जहां पर आपको एक कॉल आई होती है, रश, यू नीड टू रश इन दैट सिचुएशन, मैं उसकी बात कर रहा हूं, लाइक वॉर, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज। उस केस में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ बैठकर एक टेबल पर वार्तालाप नहीं कर सकती, बातचीत नहीं कर सकती, तब तक सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। हो सकता है केंद्र सरकार में कोई और केंद्र सरकार में कोई और पार्टी चल रही हो, राज्य सरकारों में कुछ ऑपोजिशन पार्टी चल रही हो, अगर उनकी सहमति लेने बैठेंगे वो तो ये चाहेंगे कि सरकार गिर जाए, जनता के सामने सरकार की गलत छवि प्रेजेंट हो। लेकिन इसकी वजह से हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। मैं ऐसा ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ था, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जब हमारा 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ था, दिस इज द ओनली वॉर जो हमने अभी तक हारा है। पाकिस्तान के साथ तो चारों के चारों वॉर हमने जीते हैं। इंडो चाइना वॉर में चाइना की जीत हुई थी, ये हमने वॉर हारा था। उस टाइम पर पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। आज जो है चाइना के पास हमारा अक्साई चीन का जो एरिया है, वो इतना एरिया है जो चाइना ने इस युद्ध के थ्रू जीता था, जिस पे अगर आज आप कैलकुलेशन लगाने बैठो तो ये प्रधानमंत्री एपिसोड में दिखाया गया था, इसलिए मैं आंकड़ा ये आपके सामने पेश कर रहा हूं, 28 दिल्ली बन सकते हैं, 28 दिल्ली 28 दिल्ली बन सकते हैं, इतना बड़ा एरिया चाइना के पास है। मान लो ऐसा हुआ नहीं था, कि मैं ये नहीं कह रहा कि उस टाइम पर राज्य की सरकारों की वजह से एरिया हाथ निकल गया था। मान लो कि हम ऐसी कोई युद्ध की स्थिति आ जाए और ये टाइम 1962 का नहीं है, ये वाला टाइम 2023 का है, ठीक है। अब ऐसा किसी भी देश के साथ हमारा वॉर हो गया, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कुछ भी हो, अगर केंद्र सरकार, मोदी और उनका मंत्रिमंडल राज्य की सरकारों को लेने बैठे, चाहे मैं मान रहा हूं कि 90% राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है, तो आप कहोगे अब आप कहोगे कि अब तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत फिर भी है। इमरजेंसी के टाइम पर अगर आप सबके साथ चूचपड़ करने बैठ जाओ, बातचीत करने बैठ जाओ, ठीक है, हमेशा सबकी बातें, सबका ओपिनियन इस कदर होगा कि आप जो एक इंटैक्ट तरीके से हिटिंग द बुल्स आई, जो आप डिसीजन लेना चाहते हो, वो आप नहीं ले सकते। in these kind of situations you need to hit the bullseye fast, in a very hasty manner, in a very fast manner, वो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो सिचुएशन आपके हाथ से निकल सकती है, ठीक है। तो इस केस में, ऐसी इमरजेंसीज के केस में क्या होता है,
हमारा जो फेडरल सिस्टम होता है वो सिर्फ उस सिचुएशन, जब तक वो परिस्थिति रहती है, आई रिपीट माई वर्ड, जब तक वो परिस्थिति रहती है सिर्फ तब तक वो यूनिटरी बन जाता है, वो यूनिटरी बन जाता है। यानी कि जो सारी की सारी जो पावर है, सारी की सारी जो पावर है वो केंद्र सरकार की तरफ एकत्रित हो जाती है, मतलब उनकी तरफ शिफ्ट हो जाती है। सारे डिसीजन फिर केंद्र की सरकार लेने लग जाती है। अच्छा, जब नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही होती है, फेडरल सिस्टम चल रहा होता है, हाउ आई कैन नो दैट पावर डिवीजन है केंद्र सरकार के बीच में? अनन्या समझ पा रहे हो ना, केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, ज्यादा हिंदी मेरी टिपिकल लगे तो पूछ लिया करो, ठीक है, किसी को भी लगे पूछ लिया करो। तो केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों के बीच में अगर जो पावर डिवीजन है, अगर जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मुझे देखने को मिलती है, तो वो किस फॉर्म में देखने को मिलती है? वो मुझे देखने को मिलती है लिस्ट सिस्टम के तहत। अभी समझाता हूँ लिस्ट सिस्टम क्या होता है। श्रेया, लिस्ट सिस्टम 7 शेड्यूल का पार्ट होता है ना? है ना? ये आता है 7 शेड्यूल के अंदर। इस सिस्टम के अंतर्गत देयर आर 3 काइंड ऑफ लिस्ट जो हमारे देश में होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। अब लिस्ट सिस्टम से हटकर एक चीज का जिक्र और कर रहा हूं। रेसिडोरी पावर्स। लिस्ट सिस्टम के अंतर्गत सीन ये ऐसा हो रखा है कि अगर यूनियन लिस्ट है, सॉरी, लिस्ट सिस्टम के अंतर्गत संविधान ने ऐसी बाइफर्केशन कर रखी है कि अनन्या यहां पर ना क्या हो रखा है, ईशा, टॉपिक्स बांट रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। लिस्ट सिस्टम क्या है? ये एक लिस्ट है जिसपे टॉपिक्स हैं, दैट दिस इज योर ड्यूटी एंड रोल। आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर क्या कर सकते हो? कानून बना सकते हो, लॉ बना सकते हो, जिसको आप एक्ट कहते हो, ये बना सकते हो। तो वो चीज यूनियन लिस्ट की जो है, यूनियन लिस्ट पे सिर्फ कौन कानून बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट पे सिर्फ कौन कानून बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। और कंकरेंट लिस्ट पे कौन कानून बना सकता है? बोथ स्टेट एंड स्टेट, कॉमन तरीके से। अनन्य ये कुछ नहीं है, ये टॉपिक्स हैं ऐसे कि कौन किस पे कानून बना सकता है। संविधान निर्माताओं ने, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स ने ये पहले ही निर्धारित करा हुआ है, डिवीजन करी हुई है। और ये इसलिए करी हुई है, देखो, मान लो आपके घर में लिमिटेड रिसोर्सेज है किसी भी चीज को लेकर, कमरे की बात कर लेते हैं, तो अगर आप या आपका कोई भाई है, आप या आपकी कोई बहन हो, तो उसके बीच में वो चीज डिवाइडेड है ताकि आपको भी सबऑर्डिनेट फील ना हो, उसको भी सबऑर्डिनेट फील ना हो। मैं एज की बात नहीं कर रहा, यहां पर माँ बाप के प्यार की बात कर रहा हूं। और हमें यहां पर फेडरल सिस्टम के अंतर्गत राज्य को भी उतना ही प्यार देना है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। किसी को भी ये फील नहीं होना चाहिए कि उसको प्यार कम मिल रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जहां से मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग करी थी आप वहीं पहुंच जाओगे, सेसेशनिस्ट टेंडेंसी क्रिएट हो जाएंगी। इसकी वजह से आपको और ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट करने पड़ेंगे उन लोगों को दोबारा इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का पार्ट बनाने के लिए जो लोग बागी हो गए हैं, जो लोग बगावत करके सेपरेट कंट्री की डिमांड करने लगे हैं, ठीक है। सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई है अलग अलग रीजन्स में। ये सारी सिचुएशंस ना हो इसलिए लिस्ट सिस्टम होता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल फेडरल सिस्टम। अच्छा, एक बात का जिक्र और कर देता हूं, इस लिस्ट सिस्टम से हटकर, आई रिपीट माई वर्ड्स, जो भी मैं बोलने जा रहा हूं वो 7 शेड्यूल का पार्ट नहीं है, वो लिस्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो रेसिडोरी पावर के बारे में मैं डिस्कस करवाने जा रहा हूं, रेसिडोरी पावर 7 शेड्यूल के अंदर नहीं आती है, लिस्ट सिस्टम के अंदर नहीं आती है, अलग से मैं एक चीज का जिक्र कर रहा हूं। मान लो रेसिडोरी पावर का टॉपिक क्या होता है, इसका मुद्दा क्या होता है? कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई भी, मतलब जिसको किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं डाला गया था, ना ही वो टॉपिक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर था, ना ही स्टेट लिस्ट में था, ना ही मतलब सेंट्रल यूनियन लिस्ट में नहीं था, ना स्टेट लिस्ट में था, ना कंकरेंट लिस्ट में था। इट इज अ फ्रेश एंड ऑल टुगेदर अ न्यू टॉपिक, ऑल टुगेदर अ न्यू टॉपिक। तो इसको कहा जाता है रेसिडोरी पावर। और इसके ऊपर सिर्फ कौन डिसीजन ले सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई पावर नहीं है कि वो डिसीजन ले सके। कंकरेंट लिस्ट में तुम साथ में ले सकते हो। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे टॉपिक गिवन है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है,
स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है सेम टॉपिक के ऊपर। लेकिन स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक गिवन है, केंद्र की सरकार, यूनियन गवर्नमेंट छेड़ेगी नहीं उसको, और यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स गिवन है कि राज्य की सरकार नहीं छेड़ेगी उनको। ये तो क्या नॉर्मल फेडरल सिस्टम। लेकिन जो मैंने आपको अभी एक्सीजेंसीज, इमरजेंसीज, अनफोर्सीन सरकमस्टांसेस, सिचुएशंस, ये सब जो चीजें मैंने आपको बताई, ऐसी कोई भी आपातकालीन की स्थिति, लाइक वॉर छिड़ गया हमारा किसी देश के साथ, हम टाइम बॉम्ब पर रन कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास यानी कि केंद्र सरकार के पास राज्यों के साथ बैठकर चू चपड़ करने का टाइम नहीं है। तब तक सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। सामने वाली कंट्री हो सकता है हम पे हावी हो जाए, हमें बंदी बना ले, कुछ भी हो सकता है। ये तो वॉर एक एग्जांपल हुआ। उस केस में केंद्र सरकार को एक सोलो प्लेयर बनकर फोर फ्रंट पर खेलना पड़ता है। तब जो पावर है वो यूनिटरी बन जाती है। अब यूनिटरी पावर बनने का मतलब क्या है? हाउ आई विल सी, इसकी झलक मुझे कैसे दिखेगी कि फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहां पर क्या होगा? अभी तक केंद्र सरकार का जो दायरा था वो था कि भाई साहब आप अपनी यूनियन लिस्ट संभालो या कंकरेंट लिस्ट तक आप मैक्सिमम पहुंच सकते हो। राज्य की सरकार का दायरा क्या था? आप अपनी स्टेट लिस्ट को संभालो, यूनियन लिस्ट में जाने की दखलंदाजी मत करना। केंद्र सरकार को भी इंस्ट्रक्शन थी, स्टेट लिस्ट में से सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में से यहां पर आप देखो मैंने क्या लिख रखा है, बोथ सेंटर एंड स्टेट। यूनियन लिस्ट में से सिर्फ कौन कानून बना रहा है? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में से कानून कौन बना रहा है? ओनली स्टेट गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट में से एनी वन, बोथ सेंटर एंड स्टेट। समझ में आया? ठीक है। यूनिटरी जब ये सिस्टम हो जाएगा तब जो है केंद्र सरकार ये कहेगी भाई साहब देखो, राज्यों को बोलेगी, राज्य की सरकारों को, भाई साहब देखो हम जानते हैं संविधान में और संविधान निर्माताओं ने हमें ये आदेश दिया था, निर्देश जारी करा था कि आपको अपने इस यूनियन लिस्ट के दायरे के अंदर रहकर ही कानून बनाने हैं। बट आई एम सॉरी, अब हमें आपकी पावर छीननी पड़ेगी। नाउ इफ वी वांट, we can interfere in the list system in the 7th schedule by making and picking any topic, by making any law through picking any topic which is mentioned in the state list। अभी तक जो हमारे दायरे के अंदर नहीं आता था कि हम उसके ऊपर कानून बना सके, लेकिन इस इमरजेंसी के चलते, इस वॉर सिचुएशन के चलते, धारा 300 क्या बोलेंगे इसको मयूर हिंदी में, 352 को छोड़ो, 352, 356, 365 और 360, ठीक है। इसके चलते हम जो हैं वो क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि हम स्टेट लिस्ट में से भी कोई कानून निकालकर अब लॉ बना सकते हैं। दिस इज हाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्टेन एक्सीजेंसीज, इमरजेंसीज, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर मिल जाती है कानून बनाने की, नियम व्यवस्था को देखने की, देश में किसी भी प्रकार का निर्देश जारी करने की, जहां पर राज्य की सरकारों की अनुमति लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है जब तक वो सिचुएशन चल रही है। तो फेडरल सिस्टम हमारा कैसा हो गया? ऐसी सिचुएशन में इमीडिएटली वो यूनिटरी बन गया। इसलिए हमारे देश में इसको क्वासी फेडरल कहा जाता है कि फेडरेशन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बखूबी तरीके से एग्जिस्ट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी हस्तक्षेप, कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी स्टेट लिस्ट में। लेकिन ऐसी कोई आपातकालीन की स्थिति, इमरजेंसी की स्थिति, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस अगर वारंट करते हैं, yes, central government will interfere in the functioning, in the rule, in the law making of the state government, and this is known as quasi-federal system। समझ में आया अच्छी तरीके से क्या होता है ये? बताओ। नहीं आया समझ में? एक बार और बता दूं? अच्छा, इनमें से कोई और होता ना, अगर उसने बोला तो गोली मार देता मैं उसको, स्क्रीन से निकाल लेता मैं कसम से। हाँ मैं कोई बात नहीं आशिमा भी पिट चुकी है मुझसे सामने, मुंह बना बना के जाती थी, बॉटल उठा उठा के मारता था मैं इसको। तो यहां पर क्या है कि देखो, इतना लिस्ट सिस्टम पहले समझ में आया? पहले ये बताओ मुझे जल्दी फटाफट, आ गया? ये समझ में आया कि नॉर्मल सिचुएशन के अंदर सब कुछ फेडरल चल रहा होता है, अलग अलग दायरे हैं सबके काम करने के, अलग अलग जोन है सबके काम करने के, कोई एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जब ये समझ में आया कि इमरजेंसी कैसी कैसी हो सकती है, या तो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, वॉर हो गया, ये समझ में आया? ये भी समझ में आ गया होगा फिर तो कि सामने बैठकर उसके उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है
कि वो सारे राज्यों के साथ मुख्यमंत्री के साथ बैठक करें, मीटिंग करें, उसके बाद डिसीजन ले। इतना टाइम नहीं है इस सिचुएशन में। ये समझ में आया? टाइम बॉम्ब होता है एक तरीके से। उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक है नॉर्मल 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 सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में बना सकती थी क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट को छेड़ सकती थी क्या नॉर्मल सिचुएशन में? नहीं ना। अब छेड़ेगी। लेकिन सारी पावर किसकी तरफ शिफ्ट हो गई? जो अभी तक डिवीजन थी, डिवीजन किसके बीच में थी? सेंटर और स्टेट के बीच में ना। ऐसी इमरजेंसीज के टाइम पे सारी पावर किसके पास शिफ्ट हो गई? यूनियन गवर्नमेंट के पास। सिर्फ अनन्या केंद्र की सरकार ऐसी परिस्थितियों में कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ये समझ में आया? ओसी ओसी नहीं, कौसी है ये। ठीक है, हाँ। नहीं वो क्यों, मेरी गलती है मयूर। ठीक है, हाँ। अरे ठीक है यार, हाँ बोलो। क्या बोल रहे हो अनन्या? इमरजेंसी मतलब समझ गए ना? इमरजेंसी देखो बहुत प्रकार की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी। देश टूटने की कगार पर है, राज्य डिमांड कर रहे हैं, सिविल वॉर चल रही है, एक्सटर्नल वॉर चल रही है। देखो वो सिचुएशन कुछ भी। देखो मैं नॉर्मल बता देता हूं ना, जो आपने जिए अपने टाइम पर कोविड, नेशनल लॉकडाउन लगाना ये केंद्र सरकार के हाथ में था। राज्य की सरकारों को सिर्फ निर्देश जारी करा गया था। ये जो डिसीजन मेकिंग हुई थी, क्यों श्रेया, मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल के बीच में हुई थी ना। कोविड से निपटने के लिए लॉकडाउन एज अ टूल को हम इस्तेमाल करते हैं। बताओ, राज्यों की सरकार के साथ बैठकर अनुमति लेने का टाइम था? एक बात बताना, राज्य की सरकार चाह रही थी कि लॉकडाउन लगे? जनता को जहां असहूलियत होगी, तो ऑब्वियस सी बात है असहूलियत में आपके वोट जाते हैं। आपके वोट जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लोगों को यह था ना, घर बैठेंगे तो मर जाएंगे, काम धंधा नहीं होगा, रोटी नहीं कमा पाएंगे, है ना। बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे, तो बेटर है रोटी खाकर ही मरे, कम से कम रोटी कमाकर ही मरे। लेकिन फिर भी पूरे देश में लॉकडाउन लगाना इस टाइम पर ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी कोविड 19 की? नहीं। बताओ नन्या। सारी पावर, सारा फेडरल सिस्टम किसके हाथ में आ गया था? कैसा बन गया था? यूनिटरी। किसके हाथ में आ गया था? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। पूरे देश में नेशनल लॉकडाउन को हटाना, कोविड की डिक्लेरेशन, गाइडलाइन जारी करना, ये क्या राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से कर रही थी? पंजाब में सिस्टम कुछ अलग तरीके से चल रहा था, हरियाणा में अलग, दिल्ली में अलग, एमपी में अलग, ऐसा चल रहा था। वीडियो से देखी होंगी मयूर, डंडे तो पुलिस वाले सबको बराबरी से ही मार रहे थे हर एक राज्य में। या फिर ऐसा सिस्टम था अनन्या कि पंजाब में आप निकल सकते थे, बाकी सारे राज्यों में लॉकडाउन है, वहां पर आप आराम से काम कर सकते हो, ऑफिस जा सकते हो, चाय की टपरियां खोल सकते हो, ऐसा अलाउड था? और पंजाब की सरकार अगर चाहती तो यहां पर देख रहे हो कितनी व्यवस्था चरमरा जाती। हर एक राज्य श्रेया फिर ये करने लग जाता कि अपने अपने हिसाब से हम जो है वो लॉकडाउन को खोल देते हैं, पार्शल कर देते हैं, पार्शल इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। उस केस में राज्य की सरकारें तो यही चाहती कुछ ना कुछ। कोई कोई सरकारें तो अनन्या, अरे छोड़ो कोविड जैसी कोई चीज नहीं है, क्या करना, सब खोल देते हैं, जनता को असहूलियत हो रही है, कल को इलेक्शन होंगे, वोट चला जाएगा हमारा। लेकिन केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा करने दिया क्या अनन्या? बताओ क्यों आशिमा? उस टाइम पर फेडरल सिस्टम कैसा बन गया था? यूनिटरी। अब समझ में आया अनन्या? किसी और को कोई डाउट? प्राची क्लियर हुआ? निर्वैर समझ में आया? तुम्हें आज जो मैंने डाउट भेजा था वो समझ में आया कि मनी बिल वाला और जो प्रेसिडेंट वाला? ऑडियो सुनी उसकी? क्या कह रहे हो? आपका तो वही आया था बस, मुझे कि ये बता दो, बाकी देखा नहीं मैंने। वो सुन लिया था आपने? ऑडियो सुन ली थी मेरी? क्लियर हो गया वो वाला डाउट? तुम दो के दिमाग में सर्दियां भर गई हैं, तब ती आग के सामने बैठा करो आजकल।
तो दिमाग खुलेगा। अच्छा चलो मैं समझा दूंगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो समझ जाना, वो फिर नहीं आएगा यूपीएससी में, ठीक है। हाँ नहीं मैं ऐसे ही बोल देता हूँ मयूर, फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो चीज़ मैं जिसको हैंडल नहीं कर पाता ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो, नहीं आएगा प्रीलिम्स के अंदर। हाँ आ गया तो फिर मैं तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है। ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन एंड सो ऑन, दे हैव द यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। यहां पर एक कंट्री का जिक्र करना चाहूंगा जरा, चाइना, अभी बताता हूं उसके बारे में। इवन ब्रिटेन, जहां से हमने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोरो करा है। लेकिन देख रहे हो श्रेया, ब्लाइंड बोरोइंग नहीं थी ना, आप ही कल बता रहे थे ना हम सबको, इट वॉज नॉट अ ब्लाइंड बोरोइंग। हमने प्रॉपर तरीके से अनन्या ना फेडरल बनाया ना प्रॉपर तरीके से यूनिटरी बनाया। ब्रिटेन देखो यूनिटरी है, हमारा क्या है? आज के बाद कोई आपसे मॉडल पूछेगा आप लोग क्या कहोगे? कैसा सिस्टम है हमारा? पूरा फेडरल है, पूरा यूनिटरी है, या फिर क्या है? कॉसी फेडरल। कॉसी फेडरल का मतलब क्या है? नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर फेडरल सिस्टम फॉलो होता रहता है, लेकिन ड्यूरिंग सम और दी अदर काइंड ऑफ इमरजेंसीज सिस्टम कैसा बन जाता है? यूनिटरी। और जब वो सिचुएशन हट जाती है तो दोबारा फेडरल। इसलिए हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? काफी फ्लेक्सिबल है ना। तो देखो यहां पर आगे बात करते हैं। वाइल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड सो ऑन हैव द फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, दे हैव द फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर इंडिया का जिक्र नहीं है कहीं पर भी। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली डिस्कशन मैंने आपको पहले ही करवा दी। अब आप क्या बोलोगे आज के बाद? इंडिया ना ही क्योंकि यूनिटरी है ना ही फेडरल है, इंडिया कौन सी फेडरल है? फेडरल मॉडल के अंदर क्या होता है? नेशनल गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट। जहां पर ये फेडरल मॉडल एग्जिस्ट करता है ना, लाइक चाइना, वो आपको बोल रहा था, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, यहाँ पर क्या है? नेशनल गवर्नमेंट को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। रीजनल गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है। ये सारी टर्म्स हमारे देश में यूज होती है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं इनमें से कोई भी टर्म यूज कर लें। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर मैं फेडरल गवर्नमेंट बोल दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दूं, यूनियन गवर्नमेंट बोल दूं, कोई दिक्कत? स्टेट गवर्नमेंट को रीजनल गवर्नमेंट बोल दूं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। ये चीज है। अब मेरा सवाल ये, आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको यहां पर यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट दिखाया। एक सेकेंड, मैंने यहां पर आपको यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट दिखाया, उसके तहत मैंने आपको यहां पर कुछ कंट्रीज के एग्जांपल्स दिखाए। इसी के साथ मैंने आपको फेडरल मॉडल दिखाया, और इसके साथ कुछ कंट्रीज के एग्जांपल आप लोगों ने देखे। आपने इंडिया की कहानी भी देखी है, वो कॉसी फेडरल है। टेल मी, कॉसी फेडरल को एक बार के लिए साइड रखते हैं, वो तो इंडिया का एक एमलगमेशन, एक नया इनोवेशन है, मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन टेल मी, इनमें से कौन सा मॉडल बढ़िया रहता है, यूनिटरी मॉडल कि फेडरल मॉडल? अभी तक क्या कहती है आपकी समझ, सूझबूझ क्या है, क्या है? फेडरल मॉडल। श्रेया इज अ शार्प वॉरियर। श्रेया किसी ट्रैप में तो फंस जाए यार। दोनों अपने अपने कैसे? श्रेया ये भी प्रूफ करो निर्वैर, आप कह रहे हो दोनों अपने अपने सही है। ठीक है, ठीक है, जब तक डेमोक्रेसी है तब तक दोनों दोनों सही है, एक्सेप्टेड। और कोई? अगर आप लोग फेडरल, जिसका आंसर आप लोग फेडरल दे रहे हो, तो यानी कि फिर इन कंट्रीज को तो उठाकर फेंक देना चाहिए, क्यों मयूर? फिर तो किसी काम की नहीं है। क्या फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, चाइना अभी तक अच्छे से फंक्शन नहीं करती हुई आ रही है?
बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन। एजुकेशन सिस्टम जानते हो इनका? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जानते हो? इंडिया को अभी 1 सेंचुरी और लगेगी वहां तक पहुंचने में। एजुकेशन फ्री है इन कंट्रीज में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1। ये 1 2 3 रैंक है इनकी, ऑर्डर में लगे हुए हैं ये। इंडिया को अभी, पूरे इंडिया को एक जन्म और लेना पड़ेगा ऐसा बनने के लिए। और जिसको आप फेडरल कह रहे हो, तो रशिया, अर्सवाइल यूएसएसआर, पुराना यूएसएसआर, रेवोल्यूशंस हुए, टूटा 15 देशों के अंदर। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड, अच्छी फंक्शनिंग तो इनकी भी है। तो बताओ इनमें से दिक्कत कहां आ रही है? हाँ, हाँ, नहीं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम में कोई दिक्कत है? अपने अपने डीमेरिट्स या मेरिट्स है, लेकिन लेकिन अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से। हाँ, हाँ, सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। हाँ। हम्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। 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 ठीक है, बढ़िया। समझ में आया सबको? अब चाइना की आप बात कर लो। कोविड देखो कहां से फैला, कहां से नहीं फैला, इस चीज के ऊपर देखो। जब तक डब्ल्यू एच ओ ने कुछ नहीं कहा तो हम भी कोई कहने वाले नहीं होते हैं। कोविड कौन सी कंट्री से आया था वैसे? अरे नहीं बोलना है ये यूपीएससी की जर्नी में। श्रेया, कोविड कौन सी जर्नी से आया था, क्या बोलोगे इंटरव्यू रूम में? हाँ, ये सही है। कह रहा है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। ये टर्म समझते हो सब लोग, एंथ्रोपोजेनिक, जो मयूर ने बोला है ना? पहली बार इतनी अंग्रेजी पढ़कर आया, कुछ तो तारीफ करो यार। सॉरी मयूर, ये सिर्फ एक जोक था। एंथ्रोपोजेनिक होता है ह्यूमन मेड, ठीक है? लेकिन देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जोक्स अपार्ट। क्या हुआ था जब कोविड खत्म हुआ ना? मैंने आपको शायद से एक एक बात बताई थी ये, कहीं ना कहीं। मुझे अच्छे से याद नहीं कि कहाँ करंट अफेयर में कहाँ, लेकिन मैं आपको बताई थी। कोविड जैसे ही खत्म हुआ ना, श्रेया शाइनी, क्या हुआ कि दुनिया में एक ना इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई थी। उसमें ना एक ये बात सामने आई, डिबेट चल रही थी, डिबेट एंड डिस्कशंस हो रही थी कि ऑथोरिटेरियन सिस्टम या यूनिटरी सिस्टम ज्यादा बेटर नहीं है फेडरल सिस्टम या फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम से। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो यूनिटरी सिस्टम है वहाँ पर क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। चाइना तो क्लेम करता है मेरा, हमारे पास डेमोक्रेसी है, जबकि वन पार्टी सिस्टम है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर अन्य सिर्फ एक ही पार्टी रहती है पावर में। पावर में तो क्या, सॉरी, पावर में तो हमेशा एक ही पार्टी रहेगी। पूरे देश में एक ही पार्टी है। कौन सी पार्टी है वो शाइनी, क्या नाम पता है आपको उसका? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और हमेशा देश का जो मिलिट्री कमांडर होता है वो उसका हेड होता है ना, प्रीमियर होता है, वही प्रेसिडेंट होता है। पता है ये वाली बात? वो अलग बात है कि अलग से सेनापति वो लोग अपना रखते हैं। ऐसे ही जैसे पहला रशिया था, पहले जो यूएसएसआर था, जो उसकी प्रीवियस आइडेंटिटी था, वहां पर भी एक पार्टी चलती थी ना, शायद याद है वो, सीपीएसयू, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। वन पार्टी सिस्टम था, ठीक है? क्या है? हाँ, कांग्रेस वो है, उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वो तो पार्लियामेंट है वहाँ का, वो तो पार्लियामेंट है। हाँ, ठीक है। खैर वो छोड़ो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले वो सुनो। ये जो इंटरनेशनल फोरम हुआ था, इसमें ना एक चीज़ के बारे में ये डिस्कशन हुई
कि जितनी ऑथोरिटेरियन सरकारें थी, दुनिया की सबसे वर्स्ट सरकारें जिनको अभी तक दुनिया कहती थी ऑथोरिटेरियन ऑथोरिटेरियन ऑथोरिटेरियन, चाइना और नॉर्थ कोरिया। इन्होंने जिस तरीके से अपने देश में कोविड को संभाला, स्ट्रिक्ट तरीके से लॉकडाउन को एनफोर्स करके और हैवी पेनल्टी लोगों पे एनफोर्स करके, जो कि कोविड के टाइम पे कायदे कानून तोड़ रहे हैं, अपने देशवासियों को बेस्ट टू बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। और डेथ रेट के मामलों में ये जो अथॉरिटेरियन सरकारें थी, सिर्फ चाइना और नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहा मैं, आपके सामने दो वर्स्ट अथॉरिटेरियन सरकारें प्रेजेंट कर रहा हूं, सबसे घटिया, जहां पर लोगों के पास लिबर्टी और फ्रीडम के नाम पर जहर है। ठीक है, आत्महत्या करने के लिए भी फ्रीडम नहीं है, ऐसी कंट्री का मैं जिक्र कर रहा हूं, वर्स्ट सिनेरियो। वहां पर वो कंट्री सक्षम प्रूव हुई है, केपेबल प्रूव हुई है अपने नागरिकों को बचाने के लिए। और डेमोक्रेसी, जिसकी दुनिया में इतनी तारीफ चलती हुई आई, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक व्यवस्था, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, सबसे ज्यादा लोग जो गवाए वो इन देशों ने गवाए जहां पर डेमोक्रेसी थी। सबसे ज्यादा जहां पर लोग बचे, सेव हुए, वो अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल स्टेट्स थी जहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम था। तो एक डिबेट ये छिड़ी थी, क्या दुनिया को शिफ्ट कर जाना चाहिए टू वन पार्टी सिस्टम रिजीम्स, टू यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टू अथॉरिटेरियन रिजीम्स, डिक्टेटरशिप बेस्ट होता है। कोविड-19 ने इस डिबेट को बहुत गंभीर तरीके से कर दिया था, बना दिया था। और अमेरिका के इनिशिएटिव के चलते अमेरिका ने इस फोरम को ज्यादा हाईलाइट नहीं होने दिया, मीडिया के ऊपर प्रेशर बनाकर। इसलिए ये वाली बात उठी पोस्ट कोविड-19, जब पूरी दुनिया में कोविड-19 थम गया था दूसरी वेव के बाद, और ये कॉन्फ्रेंस की बात थम कर रह गई। लेकिन पढ़ी लिखी जो कम्युनिटी है, जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम की, हमारे बीच में ये आर्टिकल था विजन आईएएस की, जनवरी मैंने फाउंडेशन कोर्स कब स्टार्ट करा था, अरे तुम लोगों वाला 2019 22 में करा था, कब करा था मैंने, 22 में, हाँ 2022 के जनवरी या फरवरी महीने के अंदर आईआर के सेक्शन में ये करंट अफेयर था, आर्टिकल था। और ये मैं तब से ट्रैक कर रहा था जब से कोविड पहली बार मार्च 2020 में आया था। हालांकि एकदम से नहीं छिड़ी थी, मतलब जब मैं कोविड को ट्रैक कर रहा था तो एक डिबेट ये स्टार्ट हो गई थी बीचों बीच में। उस साल मुझे अटैम्प्ट देना था, क्योंकि तो मैं तैयारी कर रहा था फुल फ्लेजेड तरीके से करंट अफेयर वगैरह को पढ़कर। तब ये होते 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 डिबेट 2 साल के बाद ये आर्टिकल फाइनली पब्लिश हो गया, और उसके ऊपर फोरम की, इंटरनेशनल फोरम की एक मीटिंग हो भी गई कि क्या डेमोक्रेटिक, एक सवालिया चिन्ह खड़ा हो गया, एक मतलब क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया डेमोक्रेसी के ऊपर, कि डेमोक्रेसी तो सिर्फ एक ब्लॉट है, इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली थ्योरेटिकली। कोविड-19 ने प्रूव कर दिया कि डेमोक्रेटिक सरकारें आज सक्षम में अपने लोगों को नहीं बचा पाती हैं। यहाँ पर सरकारें ऐसी आपातकालीन की स्थिति में सिर्फ अपना करने का सोचती हैं। इंडिया की धज्जियां उड़ाई गई थी इस फोरम के अंदर कि तुम क्या मजदूर, क्या तुम बोलते हो कि गरीब जनता के लिए हम काम करते हैं, तुमने मजदूरों का पलायन करवाया, मजदूर चलकर कितने कितने सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपने गाँव गए हैं, क्या तुमने व्यवस्था बनवाई उनके लिए, क्या तुम क्लेम करते हो कि हम मनरेगा चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। धज्जियां उड़ी थी इंडिया की। लेकिन ये बातें थमी, क्योंकि बात सिर्फ इंडिया की नहीं थी, अब डेमोक्रेसी के लपेटे में तो फिर अमेरिका भी आया। ठीक है, और जहां पर वर्ल्ड के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थी हेल्थ मामलों के, हेल्थ टर्म्स में, फ्रांस की, बेल्जियम की, इटली की, नॉर्वे की, अमेरिका की, यहाँ पर इतनी डेथ टोल हुआ, इतना आंकड़ा जो सामने आया, तो वो थम कर रह गया। इस चीज़ को डिफेंड करते हुए, मतलब मैं एक एडिशनल पॉइंट ये बता रहा हूँ यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस चीज़ को डिफेंड करते हुए फिर उस फोरम में ये भी बात आई थी, जो बोला गया था कि चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज के अंदर डेथ के जो आंकड़े वो हमसे भी कहीं जाता है, बस वो छुपा लिया उसने बताया नहीं। तो दुनिया, साइंटिफिक कम्युनिटी कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, ये सुनकर इस वाली बात को भी फिर थम कर रह गए कि हाँ ये भी सही, ये बात है। अंदर की खबरें कौन सी बाहर आती, जब वन पार्टी सिस्टम होता है, यूनिटरी सिस्टम होता है, तो वो अपने देशों में हर चीज़ के ऊपर हावी हो लेते हैं। जैसे चाइना अपने आपको डेमोक्रेटिक कंट्री क्लेम करता है चाइना के अंदर, लेकिन लिबर्टी नाम मात्र के बराबर है। लोग वहां रोते हैं, लोगों को हाउस अरेस्ट पे रखा जाता है। खबर तो ये भी निकल कर आई थी कि चाइना और रशिया में
लोग जो है घरों से बाहर ना निकले तो सड़कों पर शेर छोड़ दिए गए थे, टाइगर या शेर, ऐसी कुछ खबर आई थी। ठीक है, तो इस डिबेट में क्या हो सकता है, मैंने आपको दोनों पहलू बता दिए। हर एक देश अपने हिसाब से अपनाया हुआ है यूनिटरी सिस्टम को, फेडरल सिस्टम को। हर एक देश बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, लेकिन दोनों की कमियां हैं, दोनों तारीफ के काबिल भी हैं। हमने क्या कहा, ना हमें पूरी तारीफ चाहिए ना पूरी बुराइयां चाहिए, वी विल अडॉप्ट मिडिल पाथ, कॉसी फेडरल। तो स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द फेडरल एंड द यूनिटरी गवर्नमेंट्स आर मेंशन्ड इन अ कंपैरेटिव मैनर, ये भी हम देखेंगे बाद में। पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं। द टर्म फेडरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फीडस, फीडस विच मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट। ये ट्रीटी और एग्रीमेंट किसके बीच में, पहले बताओ किसके बीच में? सेंट्रल स्टेट के बीच में। सेंट्रल स्टेट के बीच में कि हम जो हैं वी शुड कम टुगेदर टू फॉर्म अ कंट्री, और हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। अब देखो क्या है, इंडिया को फेडरल क्यों नहीं कह सकते, थोड़ा सा एनालिटिकल है, समझने की कोशिश करना। अमेरिका के अंदर कितनी स्टेट्स हैं पहले ये बताओ। कल मैंने क्या बताया था, 50 है। अमेरिका में जो ये स्टेट्स थी, शुरू शुरू में कुछ जो स्टेट्स थी, अमेरिका पास्ट में किसका गुलाम रह चुका था? क्या अमेरिका को, जैसे हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे, क्या अमेरिका को किसी की गुलामी सहन करनी पड़ी थी कभी पास्ट में? अमेरिका किसी से आजाद हुआ है क्या? कौन सी कंट्री से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से आजाद होने के बाद अमेरिका की जो भी ये सारी की सारी अलग जो स्टेट्स थी, इन्होंने एक कॉमन एग्रीमेंट बनाया, एक एक करके जो जो उस एग्रीमेंट को साइन करते चले गए, वो बनते चले गए पार्ट यूएसए का। अगर आप यूएसए की बात को, अगर आप यूएसए की एब्रिविएशन को अगर आप फुल फॉर्म के अंदर अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको पता लगेगा एक्चुअली इट इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ लैंड जहां पर नंबर ऑफ स्टेट्स ने एग्री कराया है कॉमन एग्रीमेंट के चलते, कॉमन ट्रीटी के चलते, लेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ नेशन, लेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ नेशन स्टेट। मैंने दोनों बातें बोली, देखो मैं चाहता तो साथ में बोल सकता था, मेरे शब्दों पे प्लीज फोकस करो। लेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ नेशन, और नेशन मैंने आपको क्या बताया था, वी फीलिंग होती है, पीपल की फीलिंग होती है, याद है सारी की सारी चीजें उस दिन मैंने डिस्कशन करी थी आपसे, है ना? लेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ नेशन स्टेट, यानी कि एक कॉमन लैंड जहां पर हम सब लोग एक आपस में एकता फील करें, कॉपरेशन के साथ रहें, वी फीलिंग क्रिएट करें, क्या कहते हैं उसको, कोजाइवनेस हो हमारे बीच में, कोहेजन हो। तो उन्होंने क्या बनाया, यूएसए की एब्रिविएशन को तोड़कर फुल फॉर्म में कन्वर्ट करो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका उधर के नेशन स्टेट का नाम है, अमेरिका है नाम कंट्री का, यूनाइटेड स्टेट्स एग्रीमेंट का है, एक्चुअली एग्रीमेंट का नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, एग्रीमेंट है। इट मतलब जो ये टर्म है ना यूएसए, ये डिनोट करता है कि ये जो है उधर का फेडरेशन, अमेरिका का फेडरेशन, इट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटी, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, जहां पर नंबर ऑफ स्टेट्स ने एग्री करा था कि वी शुड ऑल कम टुगेदर एंड फॉर्म अ नेशन, वी शुड ऑल कम टुगेदर एंड फॉर्म अ नेशन स्टेट। नेशन बना होता है लोगों से, नेशन स्टेट बना होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्री से। एक जगह चाहिए ना लोगों को रहने के लिए। ये वाली बात समझ में आई? एनालिटिकल तो नहीं लगा? पहले बताओ मैं क्या बोल गया, अनन्या क्लियर हुआ? श्रेया, सैनी? अब इंडिया को हम लोग फेडरेशन क्यों नहीं बोल सकते कंप्लीट तरीके से? यहां पर जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, कर्नाटका है, केरला है, ऐसे जो 28 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज है, क्या इन लोगों ने कोई एक एग्रीमेंट है XYZ नाम का, ABC नाम का, जिसको साइन कराओ कि जब तक ये रहना चाहे यहां पर रहेंगे, जब तक जब ये टूटना चाहे तो टूट जाएंगे? बताओ। नहीं। और एक और बात, शुरू शुरू में क्या पहले दिन ही 50 की 50 राज्यों ने साइन कर लिया था क्या अमेरिका का वो एग्रीमेंट? तब से ही 50 है क्या धीरे धीरे करके बढ़ते रहे वो? धीरे धीरे करके बढ़ते रहे। हमारे यहाँ जो फेडरेशन है, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। क्या राज्य सारे के सारे राज्य आपसी सहमति से आए हैं? वो तो चलो एक अलग बात है, लेकिन आपसी सहमति से आने के बाद क्या उन्होंने कोई एग्रीमेंट को साइन करा है क्या? नहीं।
तो फेडरेशन इज अ न्यू स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम विच इज फॉर्म थ्रू अ ट्रीटी और एन एग्रीमेंट बिटवीन द वेरियस यूनिट्स। हमारे देश में फेडरेशन एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन क्या इट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रीटी और एग्रीमेंट? बिल्कुल नहीं। यूनिट्स ऑफ फेडरेशन आर नोन बाय वेरियस नेम्स, लाइक यूएसए में बोले जाते हैं उनको स्टेट्स। हमारे देश में भी हम लोग स्टेट्स ही तो बोलते हैं, यूपी, एमपी, पंजाबी, सब क्या है? राज्य ही तो है। क्यों अनन्या? क्लियर है ईशा? है ना? स्विट्जरलैंड में स्टेट्स को, राज्य को बोला जाता है कैंटन्स। कनाडा में बोलते हैं प्रोविंसेस। और रशिया के अंदर बोला जाता है रिपब्लिक्स। जबकि हमारे रिपब्लिक किसको बोला जाता है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को, हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, नाम है बस अलग अलग, कंफ्यूज मत होना। अमेरिका में वो लोग क्या बोलते हैं? स्टेट्स। ये तो हम भी बोलते हैं। कनाडा में वो क्या बोलते हैं? प्रोविंसेस। ये वाला टर्म भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग रिपब्लिक्स नहीं बोलते। रशिया में रिपब्लिक्स बोला जाता है राज्यों को, और स्विट्जरलैंड में कैंटन्स। ये तो कोई हिंदुस्तानी, किसी हिंदुस्तानी ने सुना भी नहीं होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े, डिफरेंसेस करें फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट के। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है, बाहर में जाओ। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।